सो आप एक कमर के दर्द के अंदर ही आपके बीसियों कारण हो सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट सबके अलग अलग होंगे। जब तक आपको कारण ही समझ में नहीं आएगा, आप हर पेशेंट्स को दवाइयाँ लिख के तो नहीं भेजोगे, क्योंकि जब तक आप मेन रूट कॉज पे मैनेज नहीं करोगे, कैसे ठीक होगा। तो आप कहोगे सर अभी तक तो मैं 3 साल से ऐसे ही काम कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, और आज मेरे एकदम से इतना दर्द हो गया है कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यों होगा? क्योंकि आपने एवरी डे जो आपने वियर एंड टीयर था वो बढ़ता गया और आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप क्रिपल हो जाएंगे। जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे, उतना ही जल्दी हम उस वेसल को खोल के आपकी ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं और सीरियस साइड इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 15 से 20% मरीज, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पेट के दर्द का कोई कारण नहीं होता। जब भी स्ट्रेस होता है तभी उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज़, जहां हम विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत खासी मेहमान है जो हमारे दर्द के ऊपर हमें सब कुछ बताने वाले हैं। और जितने भी सवाल मेरे दिमाग में आने वाले हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा। आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और कितना एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में हो चुका यूजुअली मुझे इस फील्ड में अराउंड 24 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 98। ठीक है, एंड मैं बेसिकली अभी तो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में इमरजेंसी हेड हूँ। ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी द पेन एंड पैलेटिव केयर पेशेंट्स। आई डील विद पेशेंट्स फ्रॉम ऑल साइड टाइप्स ऑफ पेन, लाइक जॉइंट पेन्स हो गए, शियाटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, जॉइंट कैंसर पेशेंट्स हो गए, या कोई भी अनयूजुअल पेन सिंड्रोम्स। ठीक है, जैसे पोस्ट सर्जिकल पेन है ना, सर्जरी कराई है हर्निया वगैरह की, उसके बाद पेन नहीं जा रहा है ना। तो आपको या किसी कोई पेशेंट्स रेफर होते हैं कि यार सर हमें इसे कारण ही नहीं पता चल रहा है इनके दर्द का। ये सब टाइप के पेन के पेशेंट्स तो मेरी एक फोटे है। उसके अलावा मैं इमरजेंसी के हर टाइप के पेशेंट, स्ट्रोक, एमआई, ठीक है, पॉइजनिंग्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये सब पेशेंट्स हम लोग रेगुलरली मैनेज करते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने पेन के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, तो मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे जोड़ों के दर्द हो गए, कमर के दर्द हो गए, ये नॉर्मली लोगों में होते रहते हैं। तो क्या इसके कुछ टाइप्स हैं, और अगर टाइप्स हैं तो उनके क्या-क्या ट्रीटमेंट्स हैं? क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो भी आप पेशेंट जब भी हमारे पास आएगा कि वो कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये तो आपने सिम्टम बोला हुँ, है ना। अब इस सिम्टम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सिम्टम किस वजह से है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि कमर का दर्द का पेशेंट आ रहा है, कमर के दर्द के अंदर मोस्टली पेशेंट्स जो होंगे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप ऊपर से चमड़ी से लेकर अंदर तक आप देखें तो सबसे पहले मसल आएगी। हुँ, ठीक है, तो इट कुड बी अ मस्कुलर पेन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग पोस्चर। इट कुड बी अ डिस्क प्रॉब्लम, जिसने नर्व को दबा रखा है, और वो कमर में दर्द भी कर सकती है, शैटिका भी कर सकती है। फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर जोड़ भी होते हैं, उन जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है जिनको हम स्पॉन्डालाइटिस बोलते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर होती है, 20 से 40 साल की उम्र में होती है। उन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि पेशेंट जब रात को सोता है या सुबह उठता है तो उनको अनबेरेबल पेन होता है, या करवट लेने में रात को दर्द होता है। चलते फिरता रहता है तो दर्द नहीं होता, ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की निशानी है। ठीक है, उसके बाद आपके रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि टीबी की वजह से पस जो है वो इकट्ठी हो गई है, कैंसर हो सकते हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा। सो आप एक कमर के दर्द के अंदर ही आपके बीसियों कारण हो सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट सबके अलग अलग होंगे। जब तक आपको कारण ही समझ में नहीं आएगा, आप हर पेशेंट्स को दवाइयाँ लिख के तो नहीं भेजोगे, क्योंकि जब तक आप मेन रूट कॉज पे मैनेज नहीं करोगे, कैसे ठीक होगा। अब जोड़ों के बारे में बात करें, अगर जोड़ों का दर्द है, किसी को घुटनों का दर्द है, अगर वो एक एज के बाद है, 55 साल 60 साल के बाद, तो आपको पता चलता है कि यार कार्टिलेज खराब हुआ होगा या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यंग पेशेंट आ रहा है तो उसके अंदर आपको पता है कि यार ये पेशेंट जो है इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकता है। क्या कोई ट्रॉमा की वजह से लिगामेंट इंजरी वगैरह है, या कोई कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली है जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, मसल वीकनेस की वजह से हो जाता है, या एक पेशेंट है जिसको गठिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कई बार पेशेंट होते हैं जिनको पेशेंट्स होते हैं जिनकी कोई बरसा वगैरह जो है उसमें पानी भर जाता है, जो कि नी के बरसा होते हैं। सो हर एक सिम्टम, उसके बहुत सारे कारण हैं। यही तो एक डॉक्टर के हाथ में है कि उस कारण को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए। और जब तक वो कारण आइडेंटिफाई नहीं होगा, डेफिनेटली आपको कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स देने पड़ेंगे ताकि हम उस सिम्टम्स को सबसाइड कर दें, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। बट अल्टीमेटली पेन मैनेजमेंट और अ पेन स्पेशलिस्ट नॉट ओनली reduces your pain, his job is to identify the root cause and cure the cause. सर, एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पूछूंगा जो कि यंगस्टर में भी हो रही है, ये ओल्ड एज में ही नहीं है, कि आपकी कमर में या फिर आपके जोड़ों में कभी कभार पेन होता है और वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? इसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी या फिर ये मसाज से ठीक हो सकता है?
सो अगेन अगर जो एक तो ये बैक पेन नेक पेन ये तो एक एपिडेमिक है आजकल, ठीक है, बिकॉज पहले तो हम लोग मोबाइल लैपटॉप्स इतने होते नहीं थे, इरेक्ट बैठते थे, चलते फिरते रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हम वापस से हमारा जो पोस्चर है बंदरों जैसा हो गया, ठीक है, कि हम ऐसे कुबड़ निकाल के यूं बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो घंटों घंटों तक बैठने की वजह से पूरी पहले तो मसल खराब होती है, ठीक है, उसके बाद वो प्रेशर जो है डिस्क पे पड़ेगा, डिस्क जो है उसके अंदर क्रैक आएगा, और क्रैक आने से जो न्यूक्लियस है डिस्क का, जो जेली जैसा सब्सटेंस से बाहर आके नर्व को दबाएगा। सो अगेन फिर से वही बात आती है कि पहले कारण क्या है। पेशेंट को अगर लंबे समय से दर्द चल रहा है, उस दर्द का कारण स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डाइलोसिस है, क्या कारण है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक्सरसाइजेस से, करेक्ट पोस्चरिंग से, सप्लीमेंट से ठीक हो जाएगा, या फिर उसके आगे हम टेस्ट करके अगर उसमें कोई डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम आई है और उसको शियाटिका हो रहा है, नहीं जा रहा दवाइयों से, सो पेन मेडिसिन, पेन क्लिनिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिससे हम आपके 95% तक सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि बिटवीन मेडिसिन और सर्जरी हैं, जिससे हम ना आपकी सर्जरीज को अवॉइड करते हैं। पहले जब ये स्पेशलिटी नहीं थी और आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो हर चीज़ का जवाब होता है सर्जरी करा लो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करा लो। ये कोई आसान काम तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं होता कि सर्जरी जो है वो एक एंड एंड प्रोसीजर है कि आप हमेशा ठीक ही हो जाओगे, है ना। बहुत सारे पेशेंट तो क्रिपल्ड हो जाते हैं, तो आइडेंटिफाई करना किस पेशेंट को सर्जरी चाहिए, किसको सर्जरी नहीं चाहिए, ये एक स्पेशलाइज जॉब है, और इसके प्रिडिक्टिव फैक्टर्स अवेलेबल हैं। सो इट इज़ बेटर टू मीट द राइट स्पेशलिस्ट, सो हु कैन गाइड यू करेक्टली, एंड तभी पक्का इलाज हो सकता है। ओके सर, तो पोस्चर के बारे में आपने बताया था कि उससे हमारी डिस्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं तो क्या ये लॉन्ग टर्म पे जाकर के हमारे ब्रेन या फिर हमारे नर्व्स पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल सकता डेफिनेटली इसको हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स ऑफ सिटिंग। अर्गोनॉमिक्स ऑफ सिटिंग मतलब साइंस ऑफ सिटिंग, ठीक है। साइंस ऑफ सिटिंग अगर आप नेट पे सर्च करें अर्गोनॉमिक्स ऑफ सिटिंग पे, ठीक है, तो आपको बताएगा वो करेक्ट पोस्चर क्या है बैठने का, करेक्ट पोस्चर क्या है मोबाइल को यूज़ करने का, ठीक है। आप जितने भी, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव स्ट्रेन डिसऑर्डर्स। क्यूमुलेटिव स्ट्रेन डिसऑर्डर्स मतलब कि एवरी डे यू आर डैमेजिंग योर नर्व्स एंड जॉइंट्स बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग पोस्चर, एंड वो एक दिन में नहीं डेवलप होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स डेवलप होगा। तो आप कहोगे सर अभी तक तो मैं 3 साल से ऐसे ही काम कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, और आज मेरे एकदम से इतना दर्द हो गया है कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्यों होगा? क्योंकि आपने एवरी डे जो आपने वियर एंड टियर था वो बढ़ता गया और आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप क्रिपल्ड हो जाओगे। है। ओके, सो ये बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती है आगे चल के। तो इसके अलावा सर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके क्या अर्ली सिम्टम्स है, और अगर किसी को बाय एनी चांस हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस केस है, तो इसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या इसके लिए पहले से प्लानिंग करके चलनी चाहिए? ब्रेन स्ट्रोक जो है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक के अंदर हमारा न्यूमोनिक होता है बी फास्ट। हर किसी को ब्रेन स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। बी फास्ट का मतलब होता है, बी से होता है बैलेंस, ठीक है, कि आपका चलने में लड़खड़ाहट हो रही है। ई से होता है आइज, मतलब कि दिखने में कुछ परेशानी। एफ से होता है, बी फास्ट में एफ से होता है फेस, मतलब कि जो फेस है वो टेढ़ा हो गया है, ठीक है। ए से होता है आर्म्स, मतलब कि अगर पेशेंट की हम आर्म को सीधा करें तो पेशेंट जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, गिर जाएगी एक आर्म, की वीकनेस हो गई है हाथ की या पैर की। एस से होता है स्पीच, मतलब कि स्पीच के अंदर आप बोलोगे ना तो आपके जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सुनाई दे रहे हैं, दूसरा बंदा जो आपको रोज सुनता है बता देगा। और टी होता है टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि स्ट्रोक जो है ना एक टाइम बाउंड इमरजेंसी है। अगर पेशेंट उसको आइडेंटिफाई करने में देर करता है और एक करेक्ट सेंटर पे जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहां ना पहुंचे, तो आपकी जिंदगी भर आप क्रिपल्ड रह सकते हो, क्योंकि एवरी सेकंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर डाइंग। और वो इसलिए क्योंकि आपकी कुछ एरिया ऑफ ब्रेन है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड है। अब उसको हमें ओपन अप करना है, वो दवाइयों से ओपन हो सकती है या कुछ प्रोसीजर से ओपन हो सकती है। जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतना ही जल्दी हम उस वेसल को खोल के आपकी ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं और सीरियस साइड इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो ये बी फास्ट है, मतलब अगर आपकी स्पीच लड़खड़ा रही है या फिर आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, फेस के एक्सप्रेशंस खराब हो रहे हैं, सो इस टाइम पे आपको 4 घंटे या उससे पहले ही किसी इमरजेंसी वार्ड में जाना बेस्ट इमरजेंसी सेटअप्स में जाएं जहाँ पे सीटी एमआरआई अवेलेबल हो, ठीक है, ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस हो, साथ में आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज द राइट इमरजेंसीज, डोंट गो टू
substandard emergency centers which do not have the facilities because it will delay your treatment. ओके सर, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं? ब्रेन स्ट्रोक के कारण एक तो पहली चीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, ठीक है? बच्चों में भी स्ट्रोक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद ही स्ट्रोक होगा। बच्चे हों, एडल्ट्स हों और जेरियाट्रिक किसी भी एज ग्रुप में स्ट्रोक हो सकता है। उसके कारण हम अगर डिवाइड करें तो यूजुअली 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें आर्टरी जो है वो फट गई है, इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। So mostly 85% ऑफ द स्ट्रोक्स आर इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है? मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन जो है बंद हो गई है। अब वो बंद क्यों हुई है? उसके कारण हो सकते हैं कि कोई थक्का जो है वो आपकी पैर की वेसल से निकल के या हार्ट से निकल के गया और उसने अपनी ब्रेन की आर्टरी को बंद कर दिया, या फिर एक क्रॉनिकली एज रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि जो आर्टरी है उसके अंदर फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। एक टाइम पे वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आर्टरी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल ही बंद कर देता है। सो उसके कारण जानने के लिए तो हमें फर्दर टेस्टिंग करनी होती है, बट उससे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी वो आर्टरी बंद हुई है उसको खोल दें। कारण जानना तो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, क्योंकि पहले तो ये है कि ब्रेन को हमें बचाना है, ठीक है? उसके लिए हमें टेस्टिंग्स करते हैं, हम सीटी, एमआरआई करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। सो काफ़ी बार कॉजेज़ मिलते हैं, काफ़ी बार कॉजेज़ नहीं मिलते। बट देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि डिसलिपिडीमिया, ठीक है? लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज्ड है, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक्स पेशेंट्स, हाइपर होमोसिस्टीन लेवल्स जिनके हों, उन सब केसेस के अंदर स्ट्रोक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके। सर फिर से पेन के ऊपर आते हैं, तो पेन के ऊपर मेरा सवाल ये रहेगा, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इससे भी कोई पेन क्रिएट कर रहा है, जो कि एक बड़ा इश्यू हो सकता है लोगों के लिए? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से पेन का इशू, जैसे पेशेंट्स पेट के दर्द के आते हैं बहुत सारे, ठीक है? अगर हम उस पर बात करें तो बहुत बार तो हमें उसका कोई कॉज मिलेगा। जब पेशेंट कोई पेट में दर्द के साथ आता है तो हम यूजुअली सबसे पहला टेस्ट क्या होता है कि आप यार पेशेंट को एग्जामिन करके अल्ट्रासाउंड करा लो। अब अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसके अंदर कोई कॉज निकल नहीं रहा, फिर होता है कि आप एंडोस्कोपी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, है ना? उसके बाद भी कोई कॉज नहीं मिल रहा। सो ये तो एक कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। पेट के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, आते हैं। तो अगर आपको मोटा मोटा किसी भी टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, तो कई बार ये सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत मेरे हिसाब से तो 15 से 20% मरीज, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पेट के दर्द का कोई कारण नहीं होता। जब भी स्ट्रेस होता है तभी उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो इन इन प्रॉब्लम्स को, ये पेट में ही दर्द नहीं, ये कहीं भी दर्द के लिए होता है कि आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी ब्रेन इन्वॉल्व होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, कई बार बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब भी हमें कोई दिमाग में स्ट्रेस है तो वो उसको डाइवर्ट कर देगा टुवर्ड्स द पेन रिलेटेड इशू, है ना? और ये एक डॉक्टर का काम होता है कि पहले इनिशियली कुछ मेजर टेस्ट करा के देख ले कि हाँ भाई कोई कॉज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकलता, हम उसको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर लेबल करके फिर उसको एडिक्वेटली ऐसी मेडिसिन से ठीक करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, जिससे पेशेंट ठीक है। ओके। तो सर ये पेन किलर्स के ऊपर मेरा सवाल रहेगा कि कुछ लोगों को दर्द होता है, वो पेन किलर्स ले लेते हैं नॉर्मल टाइम के लिए, फिर वो उनकी हैबिट में आ जाता है कि पेन हो रहा है तो चलो पेन किलर ले लिया, ठीक हो गया। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, या फिर ये कितना सही है, कितना नहीं, कैसे लेना चाहिए? सो पहली बात तो है, ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेना बहुत हार्मफुल हो सकता है। एवरी डे इफ यू आर कंज्यूमिंग एनसेड्स लाइक वोवरॉन, ब्रूफेन, फ्लेक्सॉन, है ना, ये आपकी किडनी को खराब कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले ना आपका ये काम होना चाहिए कि यार कारण क्या है पेन का, ये जानना। उसके बाद हमारे पास हर टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है। बहुत सारी पेन किलर ऐसी भी होती हैं जो किडनी को इम्पैक्ट नहीं करती, और वो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं इन केस कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लायक नहीं है। जैसे एक पेशेंट है जिसके जोड़ों का दर्द है, उसको घुटनों में दर्द है और वो घुटने उसके टेढ़े हो गए हैं। अब वो अम्मा अगर 70 साल की है और उसके घुटने, वो इलाज ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, है ना, तो उस केस में या तो हम उसके घुटनों में कुछ प्रोसीजर वगैरह करके, इंजेक्शन वगैरह लगा के उसका पेन ठीक करेंगे, या फिर उसको ऐसी दवाइयाँ देंगे जो उसकी किडनी खराब ना करे, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि हम अम्मा को ये छोड़ देंगे कि भैया तुम्हें दर्द है, तुम्हें तो झेलना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पेन तो अपने आप में आपके
स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब खराब करेगा। आपकी नींद रात की खराब होगी, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, आपकी सोशल लाइफ खराब होगी। किसी पेशेंट को, यंग पेशेंट को अगर हो जाए तो उसके फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि वो अपना काम पे नहीं जा पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। सो पेन को तो मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन व्हाट आर द राइट मेडिसिन यू हैव टू चूज, और योर डॉक्टर शुड नो कि वो मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ कैसे आपके पेन को ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली पेन एक ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं होती और लोग पेन किलर्स कुछ भी मार्केट से लेकर के खा लेते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है, तो मैं पेन किलर्स वैसे तो अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखते हैं। तो आपने बताया कि कुछ ऐसे सो पेन पहले किलर्स हैं। पहला इस बात पे आता है कि पेन के हार्मफुल साइड इफेक्ट से डर के हाँ, पेन किलर ना लेना भी कोई सही अप्रोच नहीं है। मीटिंग द राइट डॉक्टर इज द राइट अप्रोच, बिकॉज पेन जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। क्रॉनिक पेन जो कि 6 हफ्ते से ज्यादा किसी को पेन रह रहा है ना, इट इज इटसेल्फ अ डिजीज, ठीक है। पेन में कोई भी अपना 100% नहीं दे सकता। सो इफ यू हैव टू लिव अ गुड लाइफ, यू शुड बी पेन फ्री। सो डोंट बी फियरफुल ऑफ पेन, मीट द डॉक्टर, नो द कॉज एंड गेट द राइट ट्रीटमेंट। और अगर सर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहता है और आपसे पर्सनल अपने पेन के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में बैठता हूँ 9 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। वहीं पर मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता हूँ और वहीं मेरा पेन क्लिनिक भी होता है। और शाम के समय पे मेरा इंदिरापुरम में क्लिनिक है जो कि अग्रवाल गायनी एंड स्पाइन पेन क्लिनिक के नाम से है। सो अगर नेट पे सर्च करेंगे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल पेन, तो आपको आ जाएगा उसका एड्रेस। और किसी भी पेन से घबराए ना, मैक्सिमम केसेस में हम आराम से पेशेंट्स को मैनेज कर पाते हैं। एंड यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो विच इज़ पेनएक्स, and you will find lot of patients who have suffered from pain from years, and after 1 or 2 consultations they are absolutely fine. So it is very important कि आपको एक सही डॉक्टर मिले आपकी बीमारी को सही तरीके से डायग्नोज करने के लिए और आपको सही ट्रीटमेंट एडवाइस करने के लिए। एग्जैक्टली तो अगर आपको भी किसी भी तरह का पेन है तो आप डॉक्टर अनुराग से कांटेक्ट कर सकते हैं, कि चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हम इस शो को खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग अपना Thank you. कीमती समय यहाँ पे देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी खास चीज़ें बताने के लिए जिससे वो अपने पेन का ध्यान रख सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।